मैंने ओवरटेक लिया, आगे से ट्रक आ रहा था, मैंने ब्रेक लगाई, पीछे वाले ने ब्रेक नहीं लगाई, उसने ठोक दी गाड़ी पूरी। और ये फर्स्ट डे ही, सोचो ट्रिप का फर्स्ट डे ईरान में, और पहले दिन ही गाड़ी ठुक गई। अब मुझे नहीं पता था कोई ऐसा चेक पॉइंट आने वाला है जहाँ पे सिक्योरिटी ना थोड़ी टाइट थी इसी सब चीज़ों की वजह से। अब मैं टॉयलेट में घुसा, जैसी बस रुकी और उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है, ये बोर्ड मतलब उसी टाइम पे क्यों टॉयलेट में घुसा। अब मैं घुसते ही उन्होंने गेट तोड़ना शुरू कर दिया बाहर से। तो फिर मैं फटाफट से निकला बाहर, देखा तो भाई वो आर्मी वाले वहाँ के हाथ पकड़ के ले गए वो अंदर बंकर में जो उनका। हाँ तो वही, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज ट्रैवलिंग से रिलेटेड बात होगी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और ख़ास करके बाहर की कंट्रीज़ की। और उसके लिए हमने बुलाया है इंडियन बैकपैकर भाई को, अनमोल जायसवाल भाई को। भाई स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। आपने बड़ी नई चीज़ शुरू करी है कि भाई गाड़ी से ट्रैवल करना विदेश। भाई हम तो सोच भी नहीं सकते भाई, कि हम तो भाई यहाँ से पहाड़ों पे जाते हैं तो हम सोचते हैं कि यार इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं हो सकता, गाड़ी से बहुत मुश्किल लगता है हमें ट्रैवल। हाँ मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। मतलब जब मैंने शुरू किया था उस टाइम पे काफ़ी लोगों के मन में था, जैसे मैंने जब इंट्रो वीडियो डाली ना कि मैं दिल्ली टू लंदन कर रहा हूँ बाय रोड, तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। कई लोग मजाक उड़ा रहे थे, पर्सनली जो जानते थे यूट्यूबर्स वो भी मजाक उड़ा रहे थे। इससे पहले आप कर चुके थे वैसे ट्रैवल गाड़ी से? नहीं, गाड़ी से फर्स्ट टाइम था वो। अच्छा। मतलब उससे पहले मैंने 10 कंट्रीज करी थी, पर वो सोलो फ्लाइट से ही करी थी। ओके। पर जब कोविड बीच में आया तो कोविड के टाइम पे क्या था, थोड़ा गाड़ी और बाइक्स में भी इंटरेस्ट एकदम से बिल्डअप हो गया। तो मैंने सोचा अब कोविड के बाद फ़्लाइट से ना करके गाड़ी और ट्रैवलिंग दोनों को मिक्स कर देते हैं और बनाते हैं ऐसा कुछ। अब ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार किया, मेरे से पहले भी बहुत लोगों ने किया हुआ है ये, बट यूट्यूब पे किसी ने नहीं किया था, तो लोगों को पता भी नहीं था ज़्यादा कि कैसे होता है, क्या होता है। भाई ये है अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़। अगर आप ये बोल रहे हो गाड़ी से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, बिल्कुल, तो है तो वो एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो पानी से चारों तरफ मतलब घिरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें तुम गाड़ी लेके जा रहे हो तो वो एक अपने आप में ऑडियंस को अट्रैक्ट कर देती है चीज़ें। वो कहते हैं ना कि जैसे आप यूएस का या यूके का नाम सुन रहे हो तो 7 समुंदर पार, तो फिर लोगों के मन में वही आता है यार, जब 7 समुंदर है तो फिर पार कैसे गाड़ी कर से रहे हैं, कैसे गाड़ी पार से। होंगे। बट एक्चुअल में ऐसा है कि मेजर जितनी भी कंट्रीज़ है ना वो सारी बाय रोड कनेक्टेड है, और जो बाय रोड नहीं भी कनेक्टेड है ना वहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे आप शिपिंग कर सकते हो या फेरी में लोड करके जा सकते हो। अब फ्रांस से हम यूके गए थे तो लोगों को नहीं पता, समुद्र के अंदर एक टनल बनी हुई है, उस टनल में ट्रेन जाती है और ट्रेन में हम अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं। तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट करती है जो लोगों को पता नहीं है, तो पॉसिबल है करना। थोड़ा स्टार्टिंग से ही चलते हैं कि कैसे प्लान किया आपने, और क्या क्या मतलब ज़रूरत, मतलब जैसे लाइसेंसिंग की क्या क्या आपको थी चीज़ें, बताओ। तो यार देखो, मेरा ये मतलब दिल्ली टू लंदन वाली जो चीज़ थी ना, ये मुझे 2019 में पता चली थी कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो उसके बाद जब कोविड आया तो 2-3 साल तो ऐसे ही निकल गए बीच में। तो मैंने 2022 में फिर फाइनली सोचा कि चलो अब इसको एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, गाड़ी ढूंढते हैं सबसे पहले तो कौन सी की जाए, मतलब कौन सी ली जाए। अब काफ़ी लोगों के मन में ये भी आता है कि अनमोल भाई गाड़ी क्या लेकर जाए, तो मैं यही कहता हूँ गाड़ी आप कोई भी ले जा सकते हो, मेन चलाने वाले की हिम्मत पे डिपेंड करता है। आप यहाँ से दिल्ली टू लंदन अपना ऑल्टो में भी कर सकते हो और कोई लैंड क्रूज़र भी ले जा सकता है, तो वो चलाने वाले पे ही सब कुछ मैटर करता है। तो मैंने इसके लिए महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन चूज़ करी, क्योंकि उस टाइम पे उस बजट में 4x4 व्हीकल था, प्रॉपर एसयूवी है, प्लस लगेज वगेज की कोई दिक्कत नहीं, आराम से। तो 2022 से पूरी प्लानिंग शुरू करी और 1 साल लगा पूरा, क्योंकि होता क्या है ना, वीज़ाज़ आपको डेट वाइज लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि किस डेट में आप किस कंट्री एंटर कर रहे हो, उसका वीज़ा उसी टाइम पे वैलिड होना चाहिए। तो उसमें पूरा 1 साल लग गया सारे वीज़ाज़ लेने में, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स करने में, लाइसेंस बनवाने में, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह वो करने में। और फिर 2023 के मई में मैंने ट्रिप जो है वो शुरू करी थी। भाई गाड़ी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? जैसे आपके लिए तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो गया हर कंट्री में जिसमें आप जा रहे हो, है ना, और गाड़ी के लिए क्या क्या चाहिए होगा? तो जैसे हमारा पासपोर्ट होता है, हम किसी भी देश में जाते हैं तो वीज़ा लगता है, पासपोर्ट पे स्टैंप होता है, उसी तरह से गाड़ी का एक पासपोर्ट होता है जिसे कहते हैं कारनेट। फुल तो नाम है उसका कारनेट दी पसाज, पर शॉर्ट फॉर्म में हम उसे कारनेट बोलते हैं। येलो कलर की बुकलेट होती है जो इंडिया में 1 या 2 अथॉरिटी है जो इशू करती है आपकी गाड़ी का, तो वो आपका एक तरह से गाड़ी का पासपोर्ट है। और कुछ देश ऐसे होते हैं जो कारनेट वैलिड नहीं मानते, तो उन देशों के लिए अलग मतलब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जैसे चाइना हो गया, तो चाइना में कारनेट वैलिड नहीं है, वहाँ पे आपको गाड़ी का नंबर प्लेट भी वहीं की लेनी पड़ेगी, चाइनीज़ नंबर प्लेट, आपका लाइसेंस भी वहाँ का अलग बनेगा चाइनीज़ में ही।
तो कुछ कंट्रीज मानती है कारनेट, मेजोरिटी कंट्रीज मानती है, कुछ कुछ नहीं मानती है। और भाई ऐसा भी होता है, सिंस हम लाइसेंस की बात कर रहे हैं, बाई चांस अगर आप बाहर की कंट्री में ड्राइव कर रहे हैं, आपका चालान कट जाता है, तो उसकी एक अलग डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसका एक अलग तरीके से होता है। नहीं देखो, हमारे अब जैसे मैं अपनी गाड़ी लेकर गया, वो HR नंबर है, इंडियन नंबर, तो जो वहाँ के कैमराज है ना, वो तो कभी कैप्चर कर ही नहीं पाएंगे उसको। और जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ है ना, वेस्टर्न कंट्रीज़, वहाँ सब जगह पे आपको पुलिस कम ही दिखेगी। जैसे UK हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ पे हर जगह स्पीड कैमराज लगे हुए हैं, मोबाइल फ़ोन के कैमराज लगे हुए हैं, तो ज़्यादातर उसी से चालान होता है। तो वहाँ पे हमारा चालान हो ही नहीं सकता कि आप मतलब 120 की जगह 140 भी चला रहे हो, अगर पुलिस ने नहीं रोका तो चालान होना ही नहीं है। पुलिस ने रोक लिया तो दिक्कत है। अब 1-2 बार हमारे चालान हुए, जैसे टर्की में हमें लगा था कि चालान नहीं होंगे, तो हम तो अपना मस्त 130 135 बड़े बड़े खुले हाईवेज़ हैं। बट जब हम टर्की से एग्जिट लेने लगे ना, यूरोप एंटर करने लगे, तो उन्होंने बॉर्डर पे ही कुछ उनका सिस्टम होगा और कैमराज की सारी रिकॉर्डिंग निकाल के उन्होंने 5,000 रुपये का चालान पकड़ा दिया कि आपने ये स्पीडिंग करी थी, ये करी थी, और फिर वो भरोगे तभी वो आपको एग्जिट। 5,000 इंडिया के 5। अच्छा, तो इतने ज़्यादा नहीं थे, शायद 1-2 ही चालान कटे होंगे। तो कई देशों में ऐसा होता है कि आपको एग्जिट के टाइम पे रोक लेंगे, कई देशों में नहीं होते चालान, कई देशों में पुलिस ने रोका तो आपको चालान करेंगे, बट एज सच अलग डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं होता। जैसे अब एक जगह पे यूरोप में हमने किसी कैफ़े के बाहर गाड़ी खड़ी कर दी थी। अब हमें उस कंट्री में, चेक रिपब्लिक थी शायद से, हमें उस कंट्री का ये नहीं पता था कि अगर आप किसी भी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रहे हो तो वहाँ पे एक नंबर लिखा होता है पोल पे, उस नंबर पे मिस कॉल मारनी पड़ती है या मैसेज करना होता है कि आप इतने घंटे के लिए गाड़ी छोड़ के जा रहे हो और फिर आप जा सकते हो। पार्किंग फ्री थी, कोई पेड नहीं थी, पर वो मैसेज करना ज़रूरी है। अब हमें पता नहीं था, हम नए नए थे, फर्स्ट डे एंटर हुए थे चेक रिपब्लिक, हमें भूख लग रही थी, हम रेस्टोरेंट चले गए गाड़ी खड़ी करके पार्किंग में, आके देखा तो क्लैंप लगा हुआ था उस पे। अब वो जो पोस्टर लगा के गए वो भी सारा उनकी लैंग्वेज में, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ करे किसको कॉल। फिर 1-2 लोकल लोगों को पकड़ा, उन्होंने फ़ोन लगाया, फिर वो ट्रैफिक पुलिस वाले आए, फिर उन्होंने इंडिया के 1,500 रुपये लिए, चालान काटा, क्लैंप हटाया, फिर जाने दिया। और भाई जो जैसे कारनेट, ये जो गाड़ी का पासपोर्ट है, इस पर कितना खर्चा आता है? हाँ, ये खर्चा ना पहले तो ऐसा था कि आपका जितनी गाड़ी की वैल्यू है ना, उससे डबल आपको उनको ना एज अ सिक्योरिटी मनी पे करके जाना पड़ेगा कि आप अपनी गाड़ी इंडिया में वापस लाओगे, वहीं पे छोड़ के या बेच के नहीं आओगे। जैसे आप अगर 20 लाख की गाड़ी ले जा रहे हो तो 40 लाख रुपए उनको एज अ सिक्योरिटी रख के जाना पड़ेगा। जब आप कारनेट सरेंडर करोगे, इंडिया में आ गई आपकी गाड़ी, तो वो आपको 40 लाख रिटर्न कर देंगे। पर अब क्या करा है कि उन्होंने फिक्स कर दिया 5 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी देनी है, चाहे आप बाइक ले जाओ चाहे गाड़ी ले जाओ, और 1 लाख प्लस GST पे करना है 1 साल के कारनेट का। तो मतलब मैंने 6,18,000 रुपये पे करे, जिसमें से 5 लाख मुझे रिफंड मिल जाएगा जब मेरी गाड़ी इंडिया आ जाएगी और मैं कारनेट वापस दे दूँ। तो ये होता है, और वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो ये आपने सोचा नहीं था कि भाई इतना ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है पहले ही? इतने में तो पूरी ट्रिप निकल जाएगी, पूरी UK दिल्ली की पूरी फ्लाइट, होटल वोटल सब अगर इकोनॉमी क्लास करे तो पूरी ट्रिप ही हो जाएगी। नहीं देखो, अगर मेरा ना दिल्ली टू लंदन हम 2 लोग गए थे, एक मैं और एक मेरा दोस्त, हमारा टोटल 32 लाख का खर्चा आया था, जिसमें हमने 108 दिन ट्रैवल किया और 30 कंट्रीज़ कवर करी, जिसमें रहना, खाना, गाड़ी का डीजल, शिपिंग, कारनेट, वीज़ा फीस, होटल का सब इंक्लूडेड था। अब आप 3 लोग गए थे, कितने दिन के लिए गए थे? भाई हम गए 23-24 दिन। कितना खर्चा लग गया होगा? भाई खर्चा लग गया 20 के मतलब तीनों का अगर मिला के देखें तो 20 के आसपास लग गया। 20 लाख रुपए। और कितनी कंट्रीज़ कवर करी आपने? 7। फिर मैंने 32 लाख में 30 कंट्रीज़ ट्रैवल करी और 4 महीने के लिए ट्रैवल किया और अपनी गाड़ी चलाई भी वहाँ पे। तो अब बताओ, महंगा है कि सस्ता है? अब तो सस्ता लग रहा है भाई। भाई सही है, तो तो यार लगता ये है महंगा है, बट जिसको लंबा ट्रैवल करना है ना, जो पूरा करना चाहते हैं, जैसे जो यूटिलाइज करना चाहता है कि आप एक बार यूरोप पहुंच गए, खर्चा लगा मान लो, पर वो आप 35 कंट्री एक ही बार में पूरी अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर सकते हो, तो वो बहुत सस्ता है। अच्छा, पर रहने वहने का तो रहने काफी का खर्चा महंगा है। है, हाँ रहने का तो महंगा ही है। भाई यूरोप वैसे बहुत एक्सपेंसिव है, कुछ सिटीज़ तो है ना। अब ज़्यादातर जो अपना जर्मनी साइड वाले कंट्रीज़ है वो सारी महंगी है, लेकिन आप ये नीचे चेक रिपब्लिक देखोगे, ऑस्ट्रिया वगैरह देखोगे, ये थोड़ी सी सस्ती कंट्रीज़ है। बल्गेरिया हो गया, अल्बेनिया हो गया, तो वही होता है ओवरऑल। जैसे हम बजट लेकर चले थे कि होटल में पर डे हमने 6,000 से ज़्यादा नहीं खर्च करने, और मैक्सिमम कभी होना भी होगा तो 10 से 12,000 करेंगे, पर वो एवरेज आउट 100 दिन का 6,000 पर डे भी होना चाहिए, तो उसके अंडर हमने कर लिया था। तो 32 लाख रुपए टोटल खर्चा आया था, 16 लाख रुपए। भाई काफ़ी सही बजट ट्रिप करी है आपने। पेट्रोल का क्या सीन रहा भाई? डीजल तो देखो, ईरान में तो ऐसा है कि वहाँ पे 4 रुपये लीटर डीजल है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, वहाँ पे डीजल की इलीगल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो ना हो, तो उन्होंने टूरिस्ट को डीजल देना ही मना कर रखा है।
तो वहाँ पे एक कार्ड बनता है, टूरिस्ट कार्ड, वो अगर आप बनवाओगे तभी आप पेट्रोल पंप से जाके डीजल या पेट्रोल भरवा सकते हो। और हमारा वो कार्ड बन नहीं पाया किसी रीज़न की वजह से। अब हमारा हाईवे पे पेट्रोल मतलब डीजल ख़त्म हो गया, तो वहाँ के लोग इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि जितने भी ट्रक वाले रुक रहे थे वो 30-30 लीटर फ्री में डीजल दे रहे थे, और हम उनको ज़बरदस्ती पैसे दे रहे थे, वो ले ही नहीं रहे थे। अच्छा। और फिर दूसरी चीज़, अब वो तो चलो हमने 20 लीटर ले लिया, अब आगे भी तो इतने दिन ट्रैवल करना है, डीजल डलवाना ही है। तो हम जिस भी पेट्रोल पंप पे जाते थे वहाँ के बंदे क्या करते थे, जैसे जो भी ट्रक वाला आ रहा है वो अपना 50 लीटर डलवा रहा है, तो 50 के अलावा 10 लीटर वो हमारा डलवा देते थे फ्री में। तो ऐसी 5 ट्रक आए, 10-10 करके 50 लीटर फ्री में डीजल। तो हमने वहाँ पे टोटल 2000 किलोमीटर ट्रैवल किया और हमारा सिर्फ 800 रुपये का डीजल लगा। भाई ये तो बढ़िया यार, अच्छे लोग यार वहाँ के, ये तो बढ़िया चीज़। ये लोग मतलब वहाँ चलते चलते ही लोग आपको घर पे इनवाइट कर लेंगे कि आ जाओ चाय के लिए आ जाओ। तो मतलब बहुत जैसे ईरान की ना लोगों के मन में एक वो बनी हुई है कि बहुत टेररिज्म होगा या लोग अच्छे नहीं होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को मतलब सबसे ज़्यादा मज़ा जो है ना लोगों के मामले में वो ईरान और टर्की में ही आया। मतलब वहाँ के लोग बहुत बढ़िया थे। किसी के आप घर पे गए, किसी ने आपको बुलाया चाय? हाँ 2-4 लोग बने थे वहाँ पे, एक हमारे गाइड थे वो थे, उनके साथ भी गए। तो मतलब अच्छे लोग थे काफ़ी, पैसे नहीं लेते थे आधी जगहों पे कि मतलब कुछ चीज़ दे रहे हैं तो पैसे लेने से मना कर देते। जैसे उनको इंडिया नहीं पता, उनको हिंदुस्तान पता है। तो मतलब हम शुरू में हम इंडिया बोलते तो उन्हें समझ नहीं आता था, फिर किसी ने अपने मुंह से बताया कि हिंदुस्तान, तो फिर हमें पता चला कि एक्चुअल में इन लोगों को हिंदुस्तान पता है। तो हम जहाँ भी हिंदुस्तान बताते थे ना, ज़्यादातर लोग पैसे नहीं लेते थे या फिर कम कर देते थे या अच्छा बिहेवियर हो जाता था उनका काफ़ी ज़्यादा। और भाई जैसे यहाँ पे तो राइट हैंड ड्राइव है और पूरे यूरोप में ऑलमोस्ट लेफ्ट हैंड ड्राइव ही है, तो आपको वो उसमें दिक्कत नहीं आई? हाँ मतलब जब ईरान में हमने शुरू करी अपनी जर्नी, वो भी लेफ्ट हैंड ड्राइव ही है, तो मतलब एक दिन लगा था अडेप्ट होने में और पहले दिन एक्सीडेंट भी हो गया था। तो होता क्या, हमारे इंडिया में हमें राइट से ओवरटेक करना है, वहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव है तो लेफ्ट से ओवरटेक करना है, बट हमारी स्टीयरिंग व्हील राइट वाली थी गाड़ी। तो अगर मुझे किसी, मान लो एक सिंगल रोड है और आगे मेरे ट्रक जा रहा है और मुझे उसको ओवरटेक करना है, तो मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा उधर क्या है, तो मुझे अपने पैसेंजर जो साथ में बैठा को ड्राइवर उससे पूछना पड़ेगा। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि मैंने ओवरटेक लिया, आगे से ट्रक आ रहा था, मैंने ब्रेक लगाई, पीछे वाले ने ब्रेक नहीं लगाई, उसने ठोक दी गाड़ी पूरी। और ये फर्स्ट डे ही, सोचो ट्रिप का फर्स्ट डे ईरान में और पहले दिन ही गाड़ी ठुक गई। मतलब उस टाइम तो ऐसा हो रहा था पता नहीं ट्रिप हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, बट उसके बाद टचवुड एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई और स्मूथ गया सब कुछ। तो आपने रिपेयर कराया गाड़ी या रिपेयर नहीं करवाया, एक्चुअली जो डिक्की थी ना वो पूरी दब गई थी, तो मैकेनिकली कुछ इशू नहीं आया। अगर मैकेनिकली आता तो ना तो वहाँ रिपेयर हो पाती और फिर इंडिया शिप ही करनी पड़ती गाड़ी वहाँ। तो आप दिल्ली से ईरान गए थे पहले? हाँ, इसका ना रूट ये भी था कि हम चाइना वाले रूट से जा सकते थे, बट उस टाइम पे चाइना ने बंद कर रखी थी एंट्री। अब मैं ऑस्ट्रेलिया वाली में चाइना से गया हूँ, बट उस टाइम पे फिर हमने मुंबई से शिप करी थी गाड़ी ईरान, और हम गए यहाँ से दुबई और दुबई से ईरान, फिर वहाँ से हमने गाड़ी पिक करी और फिर पूरा बाय रोड। ओह, तो बीच बीच में जब नदी आती है तो आप फेरी? नहीं, वहाँ कोई नहीं है नदी, वहाँ पे पूरा यूके तक आपका बाय रोड है। ईरान से यूके तक पूरा रोड? हाँ, ईरान से टर्की से यूरोप एंटर करो, यूरोप तो बाय रोड कनेक्टेड ही है। फिर फ्रांस से आपका अंडर वाटर टनल है, वो भी बाय रोड ही है एक तरह से, आप देखोगे तो पूरा वो है। तो प्रॉपर हाईवे बना हुआ है या फिर कैसे, मतलब क्या कैसा स्ट्रक्चर कैसा है? डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। जैसे ईरान में कई जगह पहाड़ी इलाके भी थे, कई जगह रेगिस्तान थे दूर दूर तक, और मेजोरिटी जो यूरोप था उसमें सारी जगह हाईवेज ही थे बढ़िया, 3 लेन 4 लेन 5 लेन ऐसे हाईवेज ही बने। तो आपको बीच में ऐसे रोका है रास्ते में कि भाई चेकिंग वेकिंग कराओ? हाँ, ईरान में रोका था, हम ओवर स्पीड कर रहे थे तो पुलिस वालों ने रोक लिया साइड में, तो वही चालान काट रहे थे वो इंडिया के 2000 रुपये। तो हमारा इंडिया में भी थोड़ी सी आदत है ना कि सर देख लो जो बन जाए, तो हमने वैसे ही वहाँ ट्राई किया, तो वो उसे पता चला कि इंडियन है, तो उसने कहा कि चलो कुछ भी दे दो, आप सोविनियर दे दो ऐसा। तो हमने इंडिया का 10 रुपये का नोट था वो दे दिया, उन्होंने छोड़ दिया। अरे तो मतलब चालान नहीं काटा। ये बढ़िया है, उसे मालूम था उसकी बारी 10 रुपये? हाँ मतलब वो पैसे नहीं मांग रहा था बाद में, वो कह रहा कुछ भी सोविनियर दे दो, सिक्का हो कुछ भी अपनी कंट्री का या दूसरी कंट्री का, वो कह रहा भेंट दे बस दो वैसे ही मुझे दे कोई। दो। हाँ तो अच्छे थे पुलिस वाले का। भाई ऐसी कोई कंट्री बताओ, सिंस आपने इतनी कंट्रीज ट्रैवल कर लिया गाड़ी के साथ, ऐसी कोई कंट्री बताओ जो आप बोलोगे यार यहाँ पे तो तुम्हें बाय रोड ट्रैवल करना ही चाहिए, फ्लाइट से मत जाओ, ये तो मैं रिकमेंड करता ही करता हूँ अपनी ऑडियंस को। टर्की एक तो, और स्विट्ज़रलैंड हमारे पास थोड़ा वीज़ा की दिक्कत थी तो हम ज़्यादा ट्रैवल कर नहीं पाए, बट एक्चुअल में जो इंटरलाकन वाला एरिया है वो वाला, वहाँ पे अगर आप बाय रोड करते हो तो बेस्ट है वो। मतलब अगर आप जा रहे हो यूरोप में स्विट्ज़रलैंड, तो आप या तो बाय रोड करो या वहाँ की जो ट्रेन्स है उसमें ट्रैवल करो। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसके अलावा करोगे उतना मज़ा नहीं आएगा। ड्राइविंग का बहुत मज़ा आता है स्विट्ज़रलैंड में।
और बाकी टर्की में हम कैपेडोकिया साइड से एंटर किए थे, ऊपर वाले एरिया से, तो वो एरिया बहुत सुंदर है। मतलब आपने देखा होगा फोटो वीडियोस में हॉट एयर बलून उड़ते हैं जहाँ पे, तो वो मतलब वहाँ पे अजीबोगरीब से स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं पहाड़ों के कटे हुए, तो वो ड्राइव करने का अलग ही मज़ा आता है। अच्छा, बाकी ईरान में गर्मी बहुत थी, मतलब उस टाइम हम जब गए थे 48-49 डिग्री था, और डीजल हाईवे पे ही ख़त्म हुआ तो गाड़ी भी नहीं ऑन हो रही थी, और 48 में हम हाथ दे रहे ट्रक वालों को, फिर वहाँ रोक ही लिया था उन्होंने और दे दिया था, ऐसी दिक्कत नहीं हुई। भाई आप स्कॉर्पियो लेके ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंच गए बाय रोड, वो थोड़ा एक्सप्लेन करो, और वो आपकी जर्नी कैसी रही, वो ट्रिप कैसी थी, ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा बताओ। तो ये वाली ट्रिप मैंने जस्ट अभी करी है, मैं नवंबर 2023 में निकला था, और अभी इसी महीने ख़त्म हुई है वो ट्रिप, तो लगभग 6-7 महीने की वो ट्रिप थी। उसमें से हम देखो सबसे पहले यहाँ से इंडिया से गए नेपाल। नेपाल तो नॉर्मल है, कई लोग गए हुए गाड़ी से। उसके बाद जो है ना, वो लोगों को पता नहीं है कि आप चाइना भी एंटर कर सकते हो बाय रोड। जैसे लोगों को लगता है कि इंडिया चाइना के बीच में काफ़ी वो चल रही है, तो आप बाय रोड ट्रैवल नहीं कर सकते वहाँ, बट ऐसा नहीं है। इंडिया और चाइना के बीच में भी काफ़ी बॉर्डर्स है, बट आप वो नहीं कर सकते, पर आप नेपाल से चाइना जा सकते हो। तो वैसे तो अब लोग कहेंगे कि वो तिब्बत है, चाइना नहीं है, बट वो अब चाइना के अंडर ही है, तो हम उस चीज़ में ज़्यादा पॉलिटिकली जाना नहीं चाहेंगे जो भी है, बट अभी करंटली वो चाइना के अंडर ही आता है। वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स, पुलिस सब चाइना की है। तो नेपाल से तिब्बत का बॉर्डर है, और उस बॉर्डर को मतलब मैंने अपनी गाड़ी से लगभग 37 बॉर्डर्स क्रॉस किया है, और उस बॉर्डर का जो एक्सपीरियंस था ना, वो दिल में धक 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 कॉन्टीन्यूसली होना, वो एक अलग ना भाई, उसको डिटेल में बताओ। मतलब एक तो देखो यार, चाइना में ना रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। जैसे हमें जो हमारे गाइड थे ना, मतलब आप चाइना में अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते अब, अगर अपनी गाड़ी से कर रहे हो। आप फ्लाइट से जा रहे हो, बीजिंग जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है। बट अगर आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको एक परमानेंट 24 घंटे एक गाइड रखना पड़ेगा, जो वहाँ की गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होगा। वो हमारी ही गाड़ी में ट्रैवल करेगा, सेम होटल में रुकेगा, और जब तक आप एंटर करे हो और जब तक एग्जिट करे हो, उतने दिन वो आपके साथ रहेगा। तो सबसे पहला चैलेंज तो ये था, जो एजेंट था, हम 40 दिन के लिए वहाँ थे चाइना में, तो 9 लाख रुपए तो एजेंट की फीस थी खाली, इंडिया के 9 लाख रुपए 40 दिन के। 40 दिन के यार ये तगड़ा प्रोफेशन है। हाँ, तो चाइना में मोटा तगड़े पैसे कमा रहा है। बिल्कुल। तो 9 लाख रुपए तो उन्होंने लिए, प्लस हमारा ट्रैवल अलग, डीजल अलग, टोल टैक्स अलग, होटल अलग, खाना अलग। तो चाइना एक तो एक्सपेंसिव बहुत पड़ा इस चीज़ में। दूसरी चीज़, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बहुत थी। आपका जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करोगे ना, वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स खड़े, आपका फ़ोन चेक करते हैं लिटरली खोल के, कि आपके फ़ोन में दलाई लामा की कोई फ़ोटो तो नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, चाइना के खिलाफ आपने कुछ पोस्ट तो नहीं कर रखा, या कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं ऑब्जेक्शनेबल, कोई पोर्न वीडियोस तो नहीं है, कुछ वैसा कंटेंट तो नहीं है, कोई बुक तो नहीं आप कैरी कर रहे हैं। तो स्ट्रिक्टनेस बहुत है वहाँ पे। तो उस चीज़ को लेकर डर बहुत लग रहा था कि एंट्री रिजेक्ट ना हो जाए, 9 लाख रुपए भर चुके हैं ट्रिप की भी, फिर ऐसी तैसी मच जाएगी पूरी, तो वो थोड़ा सा डर था। बट नंबर प्लेट भी आप बता रहे थे चेंज करनी हाँ, पड़ती है। नंबर प्लेट क्या है, जब हम चाइना मतलब तिब्बत में एंटर करते हैं, तो 3-4 दिन तो आपको अलाउड होता है आपकी नंबर प्लेट में। फिर उसके बाद एक शहर आता है सिगात्से करके, तो वहाँ पे उनकी रोड अथॉरिटी है जो नंबर प्लेट इशू करती है। फिर वहाँ से आपको अपना एक चाइनीज़ ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ता है, और नंबर प्लेट लेनी पड़ती है जो चाइनीज़ में ही लिखी होती है, फिर आप आगे ट्रैवल कर सकते हैं। उसमें कितना खर्चा आता है? वो सब एजेंसी का फीस में इंक्लूडेड है। अच्छा, जो वो है ना नंबर प्लेट और लाइसेंस, वो एजेंसी देखती है पूरा का पूरा। ठीक है, आप चाइना पहुंच गए, फिर उसके बाद चाइना के बाद हम सीधा गए नीचे, लाओस करके कंट्री आती है वहाँ पे। तो लाओस के बाद हमें जाना था वियतनाम, बट वियतनाम ने एंट्री दी नहीं। उन्होंने कहा कि आपका स्टीयरिंग व्हील राइट साइड है, तो हम आपको एंट्री नहीं दे सकते। तो वो कह रहे थे एम्बेसी से जाके लिखवा के ले आओ कि उनकी गारंटी है कि आप कुछ भी एक्सीडेंट करते हो या कुछ करते हो तो एम्बेसी देखेगी। अब ऑब्वियसली इंडिया आना, एम्बेसी से लिखवाना, सो झमेले करना, तो हमने वियतनाम छोड़ ही दिया। फिर तो हम सीधा लाओस से गए कंबोडिया। भाई सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, जब आप चाइना से वियतनाम गए तो बीच में कुछ वाटर बॉडीज थी या फिर सीधा बाय रोड है? रोड है, पूरा रोड है ये। हाँ, मतलब यहाँ से नेपाल, चाइना, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ये पूरा रूट जो है वो बाय रोड है। फिर सिंगापुर के बाद आपको जहाँ भी जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, फिलीपींस जाना है, या फिर न्यूजीलैंड जाना है, उसके लिए आपको फिर समुद्र का ही रास्ता लेना पड़ेगा। तो हमारा प्लान था कि हमें सिंगापुर से गाड़ी शिप करनी थी ऑस्ट्रेलिया, बट ऑस्ट्रेलिया का भी ना एक रूल है, वहाँ की ना जो बायोडाइवर्सिटी है ना, वो उसको प्रिजर्व रखना चाहते हैं। तो जब आप फ्लाइट से भी जाओगे ना, वो आपके जूतों में मिट्टी लग रही है, वो चेक करेंगे कि मिट्टी नहीं ला रहे आप दूसरे देश की, आप दूसरे देश का कोई फ्रूट नहीं ला रहे, कोई पत्ते नहीं ला रहे। तो ऐसी गाड़ी की इंपोर्ट को लेके भी ना बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। तो उसकी वजह से जो एजेंसी थी ना, वो कह रही थी कि 50 दिन लगेंगे कम से कम, शिपिंग प्लस क्लियरेंस मिला के। फिर हमने सोचा कि अब 50 दिन करेंगे क्या, उससे बेटर हमने गाड़ी वहीं छोड़ दी और हम ऑस्ट्रेलिया चले गए फ़्लाइट से। और ऑस्ट्रेलिया में हमने ले ली टेस्ला रेंट पे, और फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया जो है वो टेस्ला से कवर किया। अच्छा, टेस्ला का कैसा था भाई? बहुत बढ़िया, मज़ेदार। मतलब वहाँ पे ऑटो ड्राइव पे डाल दिया हाँ, ऑटो ड्राइव बढ़िया। और फर्स्ट टाइम था मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाई,
कोई मेल फंक्शन कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप महंगी से महंगी स्पोर्ट्स कार ड्राइव कर लो, लेकिन जो इलेक्ट्रिक कार में पंच मिलेगा ना, वो आपको किसी पेट्रोल डीजल गाड़ी में नहीं मिलेगा। तो मैंने तो आते ही सोच लिया कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी है। फिर इंडिया में आते ही बुक करवाई नेक्सॉन ईवी की। मतलब जो चलाने की क्वालिटी है ना, वो नेक्स्ट लेवल है उसकी। भाई उस टाइम बुरा नहीं लगा मेरी स्कॉर्पियो नहीं आ लगा पाई? था, काफ़ी लगा था, बट फिर अब ऑप्शन नहीं था। 50 दिन करते क्या, वेट करते, इंडिया आते फिर जाते, वैसी ट्रिप लंबी खिंच रही थी। तो हमने सोचा छोड़ो, कोई नहीं, एक ही कंट्री है, घूमना तो है ही, घूम लेंगे। वैसे भी अपनी गाड़ी में नहीं घूम पाएंगे, बस यही फर्क है। भाई ऑस्ट्रेलिया में कहाँ कहाँ घूमे, कुछ जगह बताओ जहाँ पे आप ऑडियंस को रेकमेंड करते जाना चाहिए। यार देखो, ऑस्ट्रेलिया वैसे तो बहुत बड़ा है, बट एक्चुअल में जो पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है ना, वो बहुत कम एरिया में रहती है। आधे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा हुआ है। तो मेनली जो उनकी कोस्टल लाइन है ना पूरी, वहाँ पे ही सारी वहाँ की पॉपुलेशन रहती है। तो मैं लैंड किया था मेलबर्न में, फिर मैंने मेलबर्न के आसपास के कुछ एरियाज़ एक्सप्लोर करे। बाय रोड अच्छा था वो भी। वहाँ पे एक जगह है ग्रेट ओशियन रोड करके, कि एक तरफ तो आपको पहाड़ दिखेगा रोड में और एक तरफ आपको समुद्र है पूरा। तो वो उस रोड का नाम ही यही है, द ग्रेट ओशियन रोड। तो वहाँ पे ड्राइव करना तो मतलब एक ड्रीम है कई लोगों का, जिनको ड्राइविंग का मतलब इंटरेस्ट है ना, बहुत मज़ा आया वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने ड्राइव करा, वो एक अच्छा एरिया जाने के लिए। फिर मैं वहाँ से फ़्लाइट पकड़ के गया सिडनी, और वहाँ पे फिर मैंने फिर से गाड़ी रेंट करी टेस्ला, और उसका फिर आसपास का एरिया पूरा कवर किया। टेस्ला का वैसे क्या रेंट पड़ा? मेरे को पर डे पड़ा था 5,000 रुपये इंडिया के। सिक्योरिटी भी दी थी? सिक्योरिटी वहाँ की होती है $500, पर वो क्रेडिट कार्ड में ही ले लेते हैं बस। मतलब वो चार्ज नहीं करते, वो ब्लॉक कर देते हैं $500 को। 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर को। जब आप फिर गाड़ी रिटर्न कर दोगे, उसके 1 महीने बाद वो दे देते हैं, अगर कोई चालान नहीं आया हो। बट मेरा चालान आ गया, क्योंकि अब मुझे तो आदत थी स्कॉर्पियन की कि चालान कटेगा नहीं, बट अब वहाँ की जो नंबर प्लेट है उसमें तो चालान कटेगा ही कटेगा। तो उससे चालान आ गए 2। कितनी दौड़ा दी थी? मैं दौड़ाई ज़्यादा नहीं, फ़ोन वीडियो बनाते। अच्छा। वहाँ पे वो फ़ोन कैमरा रखे हुए हैं कि आप अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हो चलाते वक्त, तो आपका चालान कटेगा। तो उसका 32,000 रुपये का चालान आ गए 2। तेरी 16 हज़ार के। तो भाई अब तक आपकी कितनी कंट्रीज हो गई? 50 कंट्रीज? हाँ, मेरी 2 रह गई है, 48 हो गई है। 48 हो गई। तो और भाई बाय रोड 37 हुई है। तो बेस्ट कंट्री कौन सी लगी आपको, अगर मैं बेस्ट पूछूं कि भाई आप कितनी बार भी चले जाओ वहाँ पे? बेस्ट कंट्री अगर बाय रोड पूछो तो टर्की लगी मुझे, और वैसे घूमने के बारे में पूछो तो जर्मनी भी अच्छी लगी, और चाइना भी अच्छा लगा काफ़ी। मतलब चाइना को लेके भी मतलब वही है सब कुछ ना। देखो, आप पाकिस्तान के भी लोग देखोगे तो वो इंडियंस से बहुत अच्छे हैं, बट वहाँ की जो मीडिया है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो थोड़ा सा दिक्कतें करती है। सेम चाइना का भी है। वहाँ पे जब लोगों को पता चलता था हम इंडिया से आए हुए, तो उनका भी बिहेवियर बहुत बढ़िया होता था। तो मतलब हॉस्पिटैलिटी के मामले में चाइना बढ़िया लगा मुझे काफ़ी। वहाँ पे थोड़ा ऐसे नहीं देखते कि इंडियन क्यों आ गए और ये वो? उनको मतलब नहीं है कि वॉर है, लैंड कैप्चर कर रखा है, हमने कर रखा है, उन्होंने कर रखा है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और खुश भी लगते हैं। मतलब लोग कहते हैं कि वहाँ पे खुश नहीं होंगे लोग, बट मेरे को जहाँ तक जितने लोग मिले खुश मिले। भाई खाने की दिक्कत नहीं आई आप? चाइना में तो बहुत है दिक्कत। मतलब वहाँ के जो बड़े शहर हैं वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, बाकी उसकी जगह तो फिर हम वो हल्दीराम के वो कैरी करते थे, रेडी टू ईट। खुद ही बनाओ खुद ही खाओ, यही चलता था बस। हाँ, उस वे में पैसा भी बहुत बचता है ना। हाँ, अगर पैसे बहुत बच जाते हैं। मतलब पर डे अगर हम 5,000 का खर्चा लेके चल रहे हैं तो वो 500 रुपये में ही हो जा रहा था हमारा, क्योंकि खुद लेकर गए हुए थे वो। और वैसे आप अपना स्टे कैसे प्लान करते हो, जैसे इतना लंबा? स्टे का कोई प्लान नहीं होता था। जिस दिन जहाँ रुकना है वो उसी दिन ही पता चलता था। उसी दिन ही सेम 1 घंटे पहले होटल बुक करते थे और रुक जाते थे सीधा। तो महंगा नहीं पड़ता होगा? नहीं, सही मिल जाते थे। लास्ट मिनट डील उल्टा सस्ती पड़ती है। अब लोगों के दिमाग में ये भी काफ़ी ज़्यादा गलत वो है कि आपको बहुत महीने पहले बुकिंग करनी पड़ती है, बट ऐसा नहीं है एक्चुअल में। अगर आप सेम डे या 1 दिन पहले भी कर रहे हो ना, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप 3 महीने पहले जो बुक करके बैठे हो उससे भी सस्ती डील मिल रही होती है, क्योंकि अब उनकी जब बुक ही नहीं हुई तो वो लास्ट मिनट में प्राइजेस ड्रॉप कर देते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो हमें बहुत सस्ते पड़ जाते थे एंड मोमेंट पे भी। वैसे क्या आप बोलोगे कि हॉस्टल में रहना चाहिए, होटल्स में, या फिर एयरबीएनबी, क्या लेना चाहिए? देखो, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, तो आप हॉस्टल्स लो। आपको पूरी दुनिया के लोग मिलेंगे, उनसे बातचीत करो, उनके साथ पार्टी करो। बट अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो तो हॉस्टल्स में एक तो पार्किंग नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, अगर आप 2 लोग हो तो 2 लोगों का हॉस्टल प्लस 1 रूम, दोनों का प्राइस सेम ही पड़ जाता है। तो आप उससे अच्छा अपना प्राइवेट रूम लो और पार्किंग के साथ ऐसा लो। और अगर पार्किंग कई देशों में, जैसे यूरोप है, वहाँ पे क्या है, पार्किंग की बहुत इशू है, होटल्स में पार्किंग होती ही नहीं है। तो वहाँ पे आप एयरबीएनबीज लो ताकि आपको अपनी पार्किंग मिल सके वहाँ पे। तो अलग अलग डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है, कैसे ट्रैवल कर रहे हो, उस हिसाब से। कई लोग जो है वो काउच सर्फिंग भी करते हैं। काउच सर्फिंग मतलब एक वेबसाइट है जहाँ पर, जैसे आप लोग नोएडा में रहते हो मान लो, तो आप अपना काउच सर्फिंग पे रजिस्टर करके अपना घर भी डाल सकते हो कि कोई दूसरी कंट्री से आएगा वो आपके घर में फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकता है।
तो ऐसे ही पूरे दुनिया में अलग अलग लोगों ने अपना प्रोफाइल बना रखी है, और आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि मैं अगले महीने जर्मनी आ रहा हूँ, तो वहाँ पे लोग एक्सेप्ट करेंगे कि आप हमारे घर आओ, फ्री ऑफ कॉस्ट रहो, यहाँ पे खाओ पियो, तो ये भी करते हैं कई लोग। आप रुके किसी ऐसे? नहीं, मैं नहीं रुका, मेरे को थोड़ा सा मतलब सही नहीं लगता है ऐसे किसी के घर जाना। वैसे कैसा भी इंसान हो मतलब मिल सकता है, कुछ भी कर दे। वेरीफाइड प्रोफाइल है तो ज़्यादातर आप वही देखो कि कितने लोगों को उसने रुकवाया, उसके रिव्यूज़ कैसे है, पुराने जो टूरिस्ट आए थे उनके साथ। तो अब काफ़ी जैसे अपना वो है, काफ़ी ट्रैवलर्स हैं इंडिया के जो काउच सर्फिंग करते हैं, जैसे एक माउंटेन ट्रैकर थे वरुण भाई, वो काफ़ी काउच सर्फिंग करते थे। तो अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। वो तो इससे पैसा बच जाता है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बहुत बच जाता है, बहुत बच जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जिनके घर में आप रह रहे हो अपने मन से ग्रोसरीज या ले जाओ तो ठीक है, बट वो मांगते नहीं आपसे। मतलब आप 4 दिन रुक रहे हो तो आपका खाना भी एक तरह से फ्री हो जाता है उनके घर में पूरा, प्लस आपको उस कंट्री का लोकल एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है कि कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं। तो जिनको प्रॉब्लम नहीं है किसी के साथ रुकने में या ऐसा करने में, वो करे तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो कहीं का वैसे कोई बढ़िया किस्सा हुआ है, कोई बताओ कहीं पे? किस टाइप का बढ़िया? मतलब फनी हुआ हो कुछ बढ़िया? अब फनी भी था, वो थोड़ा स्केरी भी था। पेरिस की बात है, मैं अपने होटल से एफिल टावर के लिए ट्रेन पकड़ के जा रहा था। गाड़ी मैंने होटल में ही खड़ी कर रखी थी, गाड़ी से जा नहीं सकते, वहाँ बहुत ट्रैफिक लगा होता है क्योंकि एफिल टावर के आसपास। तो मेरा दोस्त जो था वो पहले ही जा चुका था एफिल टावर, और मेरा अगले दिन का स्लॉट था, तो मैं अकेले जा रहा था। तो मैं ऐसी नॉर्मली रिकॉर्डिंग कर रहा था नीचे अंडरग्राउंड जो स्टेशन होता है। अब वहाँ पे एक बंदा था, वो शायद से होमलेस ही था, तो उसने पता नहीं कैमरा देखा, उसे क्या हुआ, थोड़ा मेंटली वो था, उसने पत्थर उठा लिया बहुत बड़ा, और वो मेरे पास आ गया, और जिस ट्रेन में मैं चढ़ा उसमें चढ़ गया। अब वो कह रहा फ़ोन दिखा, फ़ोन दिखा, फ़ोन दिखा, वरना पत्थर से तोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा। इंग्लिश बोल रहा है लोकल? हाँ, इंग्लिश बोल रहा था, हाँ। पर वो शायद था अफ्रीका का। वहाँ पे ना अफ्रीकन लोग बहुत हैं, मतलब जो मतलब इलीगली आए हुए हैं ना लोग, वो बहुत थे। तो अब वो मेंटली थोड़ा सा वैसा था, पता नहीं उसको ये लगा कि मैंने उसकी वीडियो बनाई है, क्या हुआ। पर उसने जब तक मेरा फ़ोन बैग में नहीं चला गया तब तक वो पत्थर लेके यूं लिटरली इसी पोजीशन में खड़ा था मेरे सर पे। तो आपने चेक कराया उसको? हाँ, चेक नहीं करवाया। वो कह रहा फ़ोन रख, मैंने कहा बंद तो कर दिया, वो और क्या रख, बैग में रख अपने, वरना फ़ोन तोड़ दूंगा। फिर मैंने बैग खोला, बैग में डाला फ़ोन, माइक निकाला, माइक डिस्कनेक्ट किया, सब रखा। फिर वो उतर ही नहीं रहा अब जितने स्टेशन, तो मैं ही ज़बरदस्ती जिस स्टेशन में नहीं उतरना था वहाँ उतर गया, फिर वो चला गया आगे। फिर आप अगली मेट्रो लेके हेल्प नहीं कर रहे थे उस चीज़ में। वो मार भी देता, भाई क्या पता चलता है वो मेंटली। मतलब लोग भी देख रहे हैं कि वो ऐसे कर रहा है, वो डर रहे खुद लोग, वो खुद पागल था क्या साला? पागल ही टकरा गया कोई। थोड़ा मेंटली था लग रहा था मुझे, पर थोड़ा सा स्केरी एक्सपीरियंस था कि एक तो अकेले, ऊपर से पेरिस वैसे ज़्यादा बढ़िया नहीं है, क्यों? सेफ भी नहीं है। मतलब पेरिस लोगों को लगता है कि अच्छा होगा, बट वहाँ एक तो गंदगी इतनी है, दूसरा इलीगली जो लोग आए हुए हैं ना पाकिस्तान, इंडिया से भी, और जो अफ्रीका के लोग हैं, वो जेब कतरे बहुत हैं वहाँ पे। मतलब भाई ये लोग हैं जेब कतरे? मतलब वहाँ के लोकल क्यों करेंगे? जो इलीगली लोग आए हुए, ये है जेब कतरे, ये जेब का। अच्छा, ये आपका पासपोर्ट चुरा लेते हैं, फिर पासपोर्ट के बदले आपसे पैसे मांगते हैं फ़ोन करके, या फिर ये दो डॉक्यूमेंट तब देंगे वापस। तो मतलब अगर मैं जितने लोगों को जानता हूँ ना, मान लो 10 लोग पेरिस गए तो उसमें से 6 लोगों की जेब कटी है। भाई हमने ये सुना है कि उनकी मतलब एक हमारे दोस्त थे वो भी गए थे, उनकी भी जेब कटी थी, और वो कोई घोड़े नहीं काटी थी। मतलब हो सकता है वो वहाँ का लोकल ना हो, किसी और कंट्री का हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इलीगली जो आए होते हैं लोग ज़्यादातर वही करते जैसे हम अभी बार्सिलोना गए थे, वहाँ भी बहुत पिक पॉकेटिंग है, तो वो यही बता रहे थे, मोरक्कन लोग जो बाहर से आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो ये सब काम करते हैं। वहाँ के लोकल तो सही बात है भाई ये तो कहने का आईफल टावर और पेरिस हो रखा है वहाँ पे, तो फिर ये तो गंद है बहुत गंदगी है वहाँ तो। मतलब और कौन सा देश आपको ओवर हाइप्ड लगा कि यार इसके लिए तो क्या सोचा था और क्या ही निकल गया? एक तो यही मतलब पेरिस में ही बड़ा वो लगा कि यार मतलब एफिल टावर का इतना नाम सुना था, लेकिन वहाँ गए क्या ही था यार, लोहे का एक स्ट्रक्चर ही तो है, उसमें क्या है इतना, ये लगा। बाकी तो मतलब नॉर्मल ही था कि हम तो ज़्यादा मतलब रखते थे थोड़े ऑफ बीट लोकेशंस ट्रैवल करने में। टूरिस्ट स्पॉट्स मुझे ज़्यादा पसंद ही नहीं आते, जहाँ भीड़ भड़का होता है वो मुझे कुछ खास पसंद ही नहीं। जैसे मैं बताया, मैं थाईलैंड गया था तो लोग बैंकॉक पताया जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कराबी, फुकेत, फीफी चले जाएंगे, बट हम गए ऐसे ऐसे गाँव में जो लोगों ने नाम नहीं सुने थे और हमसे प्रोनाउंस भी नहीं हो रहे थे नाम, मतलब इतने अजीबोगरीब नाम। तो वहाँ रियलिटी पता चलती है उस कंट्री की क्या है। बट जब आप जैसे वहाँ जाते हो तो वहाँ खाते क्या हो भाई? वो खाने की दिक्कत है, वो तो फिर अपना ही कुक करो, एयरबीएनबी लो। हम अपने बासमती राइस लेके चलते हैं, वो पकाए, मैगी पकाई, पास्ता पकाए, यही सब खाओ बस। बट फिर वहाँ पे एयरबीएनबी जैसी फैसिलिटीज़ होती हैं? मिल जाती है, हर जगह मिल जाती है। अच्छा, छोटे गांव में भी? हाँ, गांव में भी ना, वहाँ पे टाउनशिप बनी हुई है थाईलैंड के गांव में। तो जैसे ना 1 BHK के उन्होंने विला बना रखे हैं छोटे छोटे। अब आपने एक विला खरीद लिया, उसको एयरबीएनबी पे चढ़ा दिया। तो ऐसे मिल जाते थे हमें, और उसमें पार्किंग भी फ्री थी, सब कुछ। तो भाई आप थाईलैंड के जिन गाँव की बात कर रहे हो, वहाँ पे आप कितने दिन तक रहे थे?
गांव के एरिया में तो हम लगभग 18-19 दिन थे, वैसे पूरा थाईलैंड हम 40 दिन करे थे। वो वाला जो पार्ट है थाईलैंड का उस बारे में थोड़ा बताओ, जो लोगों ने इतना एक्सपीरियंस नहीं करा, वो वाली साइड थोड़ी बताओ कैसी है वो, कैसे लोग, कैसा कल्चर है वहाँ पे। देखो यार, वो वाले ना ऐसे एरियाज़ है, मतलब वहाँ पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना मिलेगा नहीं। हम ट्रैवल कर पाए क्योंकि हम अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे थे, तो हम तो मतलब कहीं भी जा सकते हैं कि मान लो हाईवे से अंदर एक कोई गांव मुड़ रहा है, हम तो घुस गए अंदर और 2-3 दिन रुक गए वहीं पे ही, आसपास क्या है क्या जगह है। जैसे वहाँ पे एक जगह का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, बट उसे कहते हैं स्विट्ज़रलैंड ऑफ थाईलैंड। बट आप यूट्यूब सर्च करोगे ना, मतलब इंडियंस कोई गया ही नहीं हुआ वहाँ पे, किसी को पता ही नहीं उस एरिया के बारे में कि वो थाईलैंड में एग्जिस्ट भी करता है। सब लोग वही बैंकॉक, पटाया, जैसे कि मैंने बताया, चकाचौंध वाली जगहों पे पार्टीज़ के लिए जाते हैं। बट अगर आपको रियल साइड देखनी है किसी कंट्री की, तो ऑफ बीट लोकेशंस में जाओगे तभी पता चलेगा। बिल्कुल भाई आप इजिप्ट भी होकर आए, थोड़ी इजिप्ट की बात करते हैं। वहाँ पे अब जो पिरामिड्स वाला एरिया है और जो मम्मीज़ वाली कंट्री में भी जहाँ पे प्रिजर्व करके रखी हुई हैं काफ़ी, वहाँ पर भी आप गए थे, वो एक्सपीरियंस क्या था, वहाँ की वाइब कैसी है, थोड़ा बताओ। तो इजिप्ट में मैं था कुछ 7-8 दिन था। तो सबसे पहले उनकी कैपिटल सिटी है कायरो, तो वहाँ पे मैं लैंड किया था फ़्लाइट से। अब पहला दिन तो रेस्ट में निकल गया। अगले दिन तो भाई साहब ऐसे सीन हुए वहाँ पे, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे ना, उनके खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दी कि प्रेसिडेंट चेंज करो। ये 2019 की बात है। अब मेरा मेन सिटी सेंटर में यहाँ होटल है मान लो, और वहाँ से 100 मीटर आगे उनका मेन सिटी स्क्वायर है। वहाँ पे लिटरली टीयर गैस छोड़ रही है पुलिस पब्लिक के ऊपर, वहाँ पे फायरिंग चल रही है, और मैं बालकनी से खड़ा होकर देख रहा हूँ। तो मेरे 2 दिन तो वेस्ट हो गए उसी सब में, क्योंकि होटल से निकलने ही नहीं दे रहे थे, सारे होटल सील कर दिए उन्होंने, पुलिस वालों ने। और तीसरे दिन भी मुझे मतलब 2 दिन के अंदर अंदर 7 बार रोका गया, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया हमारी शक्ल और इजिप्शियंस की शक्ल लगभग सेम है। तो वो बार बार रोक के फ़ोन चेक कर रहे थे, इंस्टाग्राम चेक कर रहे थे, फेसबुक चेक कर रहे थे कि उनके प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ अपलोड तो नहीं कर रखा। फिर मैं उन्हें दिखाता था कि मेरा इंडियन पासपोर्ट है, टूरिस्ट हूँ, तब वो छोड़ते थे। तो मतलब वो एक्सपीरियंस एक तो इतना ज़्यादा टायरिंग हो गया था कि दिन में 4-4 बार रोक लेते थे। कहीं खाने भी जा रहा हूँ तो रोक लिया, 1 घंटा वेस्ट कर दिया। फिर मैं उन्हें वीडियो दिखाता था कि मैं टूरिस्ट हूँ, ट्रैवल करता हूँ, ये चैनल है मेरा, तब छोड़ते थे जाके। इसी चक्कर में फिर वहाँ पे जैसे इंडिया में गोवा है ना, वहाँ का एक शहर है हुरगाडा करके, तो उसकी ओवरनाइट बस थी। तो रात को मैं बस में बैठा और सुबह बस ने 8 बजे पहुँचाना था। अब हमारा थोड़ा इंडियंस का क्या, उठते ही थोड़ा प्रेशर सा बनता है पेट में, पर उस बस में टॉयलेट्स थे अंदर ही। तो मैं वॉशरूम में गया। अब मुझे नहीं पता था कोई ऐसा चेक पॉइंट आने वाला है जहाँ पे सिक्योरिटी ना थोड़ी टाइट थी इसी सब चीज़ों की वजह से। अब मैं टॉयलेट में घुसा, जैसी बस रुकी और उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है, ये बोर्ड मतलब उसी टाइम पे क्यों टॉयलेट में घुसा। अब मैं घुसते ही उन्होंने गेट तोड़ना शुरू कर दिया बाहर से, जो वहाँ के आर्म गार्ड्स थे। अब मेरे को लगा कोई नॉर्मल टूरिस्ट होगा जिसका प्रेशर बन गया होगा, प्रेशर वो घोट घोट कॉलेज है इज अ गोल। अब मुझे लगा कोई टूरिस्ट ही होगा जिसको भी जाना होगा, इसलिए वो कर रहा है। तो मैं अंदर से इंग्लिश में बोल रहा कि आ रहा हूँ। अब वो भाई सब रुके ही ना, वो तो लिटरली ऐसे हो गए कि तोड़ देंगे जैसे गेट अभी के अभी। तो फिर मैं फटाफट से निकला बाहर, देखा तो भाई वो आर्मी वाले वहाँ के हाथ पकड़ के ले गए वो अंदर बंकर में जो उनका। फिर मेरे सारे बैग निकलवाए। तो बस रुकी रही आपके रुकी लिए? रही हाँ, ये ठीक है, कभी बस भी चली जाती। फिर उन्होंने सारे मेरे बैग्स निकलवाए, जो लगेज सेक्शन होता है उसमें से सारी चेकिंग करी। फिर उनके एक सीनियर ऑफिसर आए जिनको इंग्लिश आती थी थोड़ी बहुत, उनको इंग्लिश नहीं आती थी। फिर उनको मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया, बताया सब कुछ कि ऐसे ऐसे मैं तो वॉशरूम के लिए गया था। उनको शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, ये इसी टाइम पे क्यों घुसा अंदर। तो बस फिर वही आधा 1 घंटा उन्होंने वेस्ट करा, फिर जाने दिया। तो एक तो एक्सपीरियंस वहाँ का ये काफ़ी ज़्यादा बेकार था कि ये तो यादगार रहेगा भाई, क्योंकि कहाँ से निकाला है आपको, वो वाली बात एक टीवी चैन से नहीं करने दी। सही बात है। हाँ, और दूसरी चीज़, इजिप्ट एज अ कंट्री ना काफ़ी ज़्यादा मुझे नेगेटिव वाइब्स मिली वहाँ पे। मतलब एक जो कायरो है वहाँ पे म्यूज़ियम है जहाँ पे ना रियल ममीज़ रखी हुई है। तो ममीज़ जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, आज से कई हज़ार साल पहले लोगों का वहाँ पे मान्यता थी कि मम्मीफिकेशन करके एक प्रोसेस होती है जिसमें कुछ केमिकल्स मतलब रेजिन्स वगैरह का यूज़ करके आप जब आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी बॉडी को ना पट्टियों से लपेट के प्रिजर्व कर देते हैं। अब उनका हर किसी का अपना अलग अलग मानना होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि वो आफ्टर लाइफ के लिए उनकी बॉडी प्रिजर्व रहेगी, कुछ लोग अपने साथ अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स भी जो है वो साथ में ही दफना देते हैं कि हमें आफ्टर लाइफ में इन चीज़ों का यूज़ होगा, जैसे गोल्ड की ज्वेलरी हो गई, बर्तन हो गए। तो अलग अलग सबकी वो थी। बट वहाँ पे अभी भी रियल ममीज़ काफ़ी सारी 20-25 ममीज़ रखी हुई है जो अलग अलग जगह से ना निकाली गई है। कितने साल पुरानी है? बहुत कई हज़ारों साल पुरानी ममीज़ है वो। तो वो उनको ताबूत में, ग्लास वाले ताबूत में रख के म्यूज़ियम्स के अंदर प्रिजर्व किया गया है। तो वहाँ की वीडियो किसी ने नहीं बनाई हुई थी आज तक। अब एज अ यूट्यूबर मेरे अंदर चलती कि मैं बनाऊंगा तो ऑब्वियसली कंटेंट वायरल जाएगा। अब उस टाइम पे मैंने चैनल शुरू किया था, 500-600 व्यूज़ आया करते थे चैनल पे।
अब मैंने छुपते छुपाते डरते डराते बना दी वहाँ की वीडियोस किसी तरह, वो वीडियो 1 हफ्ते में ही 5 मिलियन चली गई। अच्छा सॉरी मैं कट कर रहा हूँ भाई, म्यूजियम के अंदर अलाउड नहीं था शूट करना? नहीं अलाउड नहीं था, मतलब फ़ोन था ऐसे OnePlus, तो चुपके चुपके चलते चलते ही लोग ले रहे थे छुप छुप के फ़ोटोज़, बट कोई प्रॉपर वीडियो नहीं बना रहा था। जो फॉरेनर्स आए हुए थे US वगैरह के, वो ले रहे थे फ़ोटोज़, बट गार्ड्स काफ़ी थे वहाँ पे, अगर वो देख लेते तो डिलीट करवा देते। बट वो एक्सपीरियंस मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा था। मम्मीज़ का जानवर तक उन्होंने मम्मीफाई करके रखे हुए थे, जो क्रोकोडाइल, डॉग्स, बिल्लियाँ काफ़ी सारी। स्ट्रक्चर वाइज बड़ी थी, जैसे इंसान पहले कहते कि बड़े, हाइट भी बड़ी होती। मतलब मैं भेजूंगा आपको फोटो वीडियो या वीडियो का लिंक, वो डालना आप। कई लोगों के तो ऐसा था शक्लें जैसे वो एलियंस हो। अच्छा, मतलब उनकी पूरी बॉडी तो ममीफाई कर रखी है, लेकिन सिर्फ मुंह पे अब उनका सिर्फ स्कल बचा है। वो स्कल देखने में ऐसा अजीब लग रहा था कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ना हो जैसे, तो बहुत अजीब सा था वो। आप देखोगे ना फोटो वीडियोस तो अजीब सा लगेगा वहाँ पे। अब कायरो तो चलो एक डेवलप सिटी थी, वहाँ पे बहुत सारी मतलब आसपास पॉपुलेशन रह रही थी, बट वहीं से 50 किलोमीटर दूर एक सिटी है गीज़ा करके। तो गीज़ा के पिरामिड्स आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। 3 पिरामिड्स हैं वहाँ पे जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो उस एरिया में ना मुझे लगा था जब कायरो भी डेवलप्ड है तो वो भी डेवलप्ड ही होगा। 50 किलोमीटर दूर क्या ही बदल जाएगा, जैसे गुड़गांव से नोएडा आ जाओगे तो डेवलपमेंट इतनी कुछ खास बदलेगी नहीं, बट वहाँ जाते ही सब वीराना, मतलब इतनी नेगेटिव वाइब्स आ रही। मैंने जो होटल बुक करा ना, उसके रूम्स तो फ़ोटो में थे बहुत तगड़े, पर जब मैं गया वो गांव से भी बदतर एरिया था। वहीं पे भैंसे है, वहीं पे भैंसों ने पूरा गोबर कर रखा है गेट पे ही। रास्ते इतने पतले पतले से अंदर होटल में जाने के, शेडी से, मतलब अंधेरा हो रखा है, डर लग रहा है। तो लोगों ने अपने फ्लैट को ही ना होटल में चेंज करा हुआ था। जैसे 3 BHK है तो 3 बेडरूम अलग अलग होटल में चढ़ा दिए। अब जो उसके ओनर थे वहाँ तो रह नहीं रहे थे, खाली वो 3 रूम थे और उन 2 रूम में भी कोई नहीं। अब उस पूरे इतने बड़े अपार्टमेंट में मैं एक अकेला बंदा, और आसपास की वाइब्स इतनी नेगेटिव, मेरी फट रही दिन में ही। 12-1 बजे की बात है, बाहर रोशनी हो रही है, फ्लैट में पूरा अंधेरा। मतलब लाइट के नाम पे एक बल्ब था पीले रंग का, वो भी बहुत डल बल्ब की लाइट थी नहीं। तो मैं डरते डराते अपने रूम में अंदर गया, बैग वैग रखा सब कुछ, और पिरामिड्स के लिए निकलना था मुझे। तो मैंने कहा कुछ खा लेता हूँ, मैगी बना लेता हूँ। तो मैगी बनाने से पहले मैं जब अपना बैग रख रहा था तो किचन में से बर्तन खड़कने की आवाज़ आई। अब वहाँ तो अपार्टमेंट में कोई भी नहीं, मैंने खुद ही लॉक करा अंदर से, और ओनर बता के गए कि कोई भी नहीं है यहाँ पे अभी, तो फ़िलहाल आपका ही रूम है। और वहाँ खड़कने का मतलब जैसे कोई बर्तन धो रहा हो, प्रॉपर वो वाली आवाज़। मैं बाहर निकला किचन में, देखा वहाँ कोई भी नहीं, ना कोई बर्तन खड़क रहे ना कुछ, ना मतलब सब कुछ सेट हुआ पर अपनी जगह, पर आवाज़ आई थी अंदर से पक्का। अब मैं वापस गया मैगी के पैकेट निकालने के लिए, जैसे ही मैं वापस बाहर गया वहाँ एक लड़की खड़ी हुई। अरे अब वो लड़की कहाँ से आ गई, ना मुझे ओनर ने बताया, ना वहाँ पे थी वो, और अचानक से ही वो प्रकट हुई जैसे पता नहीं क्या। अब मतलब ऑब्वियसली वो भूत नहीं थी वो टूरिस्ट थी, पर वो आई कहाँ से कुछ आइडिया नहीं है, और ओनर ने भी मुझे कुछ इन्फॉर्म नहीं किया था। अब पहली नज़र में तो जैसे मैं इस दरवाजे से बाहर निकला, सामने किचन में वो लड़की खड़ी है, मेरी देखते ही फट गई बहुत बुरी वाली। भाई कौन है, कहाँ से आ गई अचानक से? गेट तो मैंने खुद लॉक किया अपार्टमेंट के अंदर से, ये कहाँ से आ गई उसमें से? फिर मैं गया उसके पास तो बातचीत हुई, तो वो US से आई हुई थी, टूरिस्ट ही थी वो भी लड़की हुई, तो मतलब भूत तो नहीं थी, पर वो एक तरह से जब वहाँ की वाइब इतनी नेगेटिव थी, दिमाग में थॉट्स ऐसे चल रहे थे। हाँ, तो मतलब मैं वैसे भूत प्रेत में ज़्यादा यकीन नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोगों को जो चीज़ें एक्सपीरियंस होती है ना आज के ज़माने में, वो ज़्यादातर उनके दिमाग की वजह से ही होती है। पहले के ज़माने में मानता हूँ जब पॉपुलेशन नहीं होती थी, हो सकता है होते हो, जैसे हमारे दादा भी बताते थे कि उन्होंने पेड़ पे भूत देख लिया था, पार्टी हो रही थी भूत की, जैसे मेरे दादा सुनाते थे, रात को उन्होंने प्रसाद दे दिया, ये दे दिया। अब के ज़माने में मुझे लगता है स्पेशली इंडिया में जब इतनी पॉपुलेशन हो चुकी है तो भूत प्रेत एग्जिस्ट नहीं करते होंगे, बट फिर भी लोगों के मन में दिमाग में चीज़ें आ जाती है, तो उस वजह से। तो अब सब कुछ सही हुआ, ये एक्सपीरियंस हुआ। मैं गया पिरामिड्स में, वहाँ पे अब वो भी दूर दूर तक रेगिस्तान, सिर्फ 3 पिरामिड्स और एक और स्ट्रक्चर था वो था वहाँ पे। इतनी गर्मी बहुत, मतलब आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना बस मिट्टी दिखेगी दूर दूर तक। तो वहाँ भी बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। दूसरा थोड़ा वहाँ स्कैम्स भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे अभी। बट वहाँ पे क्या होता है, जो पिरामिड्स होते हैं ना, पिरामिड्स के आप अंदर जा सकते हो टिकट लेके। तो मैंने उस टाइम पे इतने पैसे नहीं होते, तो मैंने 3 पिरामिड जो थे ना बड़े, उनकी टिकट्स महंगी थी, वो नहीं ली, पर एक छोटा पिरामिड था उसके अंदर फ्री थी एंट्री। अब वहाँ लाइन भी ऑब्वियसली ज़्यादा लगी हुई थी क्योंकि फ्री थे। मेरे आगे एक अमेरिकन लेडी थी कुछ 60-65 साल की, वो घुसने लगी, उसका सर लगा वहाँ पे और उसके सर से खून ऐसे निकला जैसे पानी बह रहा हो। वो गेट पे तालाब बन गया खून का लाल पूरा। मतलब इतनी नेगेटिविटी दिमाग में उस टाइम पे घुस गई थी, क्या हो रहा है ये यहाँ पे।
और सोचो वो होश में है पूरी औरत, पर खून ऐसे जैसे मूवीज में देखा ना किसी का सर कटता है तो फुहारा निकलता है। वो निकल रहा उसके सर से पतला पानी की तरह। अब मैं तो नीचे चला गया डरते डरते, अब उस औरत का हुआ क्या कुछ नहीं पता, हॉस्पिटल गई, बची नहीं बची, तो मतलब बहुत वो नेगेटिव। कितने के टिकट थे जो महंगे वाले पिरामिड, बड़े पिरामिड्स में थे? 2000 रुपये के आसपास थी। अच्छा। पर उस टाइम जब शुरू जब शुरू करा था 2000 रुपये ज़्यादा ही लगते थे। और इस छोटे वाले पिरामिड में कुछ है देखने लायक क्या? अंदर कुछ नहीं होता, मतलब भाई ये सुना है उसके अंदर टेम्परेचर कम होता है एज कम्पेयर टू बाहर। मतलब बाहर जो गर्मी थी ना वो अंदर ठंडा था, उस हिसाब से काफ़ी ठंडा था। हाँ। और भाई स्कैम क्या होते हैं? स्कैम यार देखो, इजिप्ट में ना ज़्यादातर उनकी इकोनॉमी टूरिज्म पे ही बेस्ड है, तो वहाँ पे ना मतलब ऐसा लगता है मुझे कि इजिप्ट अभी भी ना 1980s के ज़माने में जी रहा है। मतलब वहाँ पे आपको घोड़ा गाड़ी दिखेगी, जैसे यहाँ तो पैर वाले रिक्शा या इलेक्ट्रिक रिक्शा है, वहाँ इलेक्ट्रिक तो दूर दूर तक नाम नहीं, लेकिन घोड़ा वाले रिक्शा है वहाँ, कि घोड़े खींच रहे हैं कार्ट्स को, उसमें आप जाओ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। तो वहाँ के जो लोग थे ना वो पीछे पड़ जाते थे बहुत ज़्यादा, कि मतलब मुझे जैसे मेरे होटल से पिरामिड का रास्ता था मान लो 1.5 किलोमीटर, अब मैंने कहा मैं तो पैदल ही होऊंगा, क्यों दूँ इनको पैसे। वो बंदा 1.5 किलोमीटर तक ज़बरदस्ती मेरे पीछे था कि बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो ये चीज़ बहुत करते हैं। और स्कैम क्या करते हैं, जैसे आपसे बात होगी, वहाँ की करेंसी है इजिप्शियन पाउंड, तो मान लो आपकी बात होगी 50 इजिप्शियन पाउंड की, तो वो आपको कहेंगे ओके ओके बैठ जाओ बैठ जाओ, जब उतरने लगोगे ना तब 500 बना देंगे उसको। फिर उनकी आसपास की वो सारे मिले होते हैं और लड़ाई करोगे तो ऐसे नहीं कर सकते। हाँ भाई जब आप पिरामिड के अंदर गए थे तो वहाँ पे रिकॉर्ड करना अलाउड है? हाँ हाँ वो सब अलाउड है वहाँ। तो उसके अंदर का कुछ बताओ, दृश्य कुछ यार बढ़िया क्या था तो उधर? छोटे वाले में गया था, वहाँ पे तो क्या था, बिल्कुल इतनी ही पतली सी बस रास्ता था जो ऐसे स्ट्रेट यूं डाउन जा रहा था। तो रेंगते तो आप पहले नीचे जाओ, फिर नीचे जाके ये जितना कमरा है इससे लगभग 1/4 कमरा था वो बना हुआ, जिसमें अंदर बस पत्थर पड़े हुए थे और कुछ नहीं। तो अब वहाँ पे कई लोगों की मान्यता ये है कि पिरामिड्स बनाए जाते थे उस टाइम के राजा रानियों को दफनाने के लिए, बट एक्चुअल में आज तक कोई भी पिरामिड में से कोई मम्मी रिकवर हुई नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं वो एलियंस ने बनाए थे, क्योंकि वो स्ट्रक्चर भी आप जैसे फ़ोटो में देखोगे ना पता नहीं चलेगा, बट वहाँ पे जितना ये सोफ़ा है ना इतने बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ है, वो कई हज़ार किलो के पत्थर। तो सोचो आज से जितने साल पहले वो बने थे उस टाइम पे ना क्रेन होती थी, ना कोई ऐसे बड़े इक्विपमेंट्स होते थे जिससे बनाया जा सके, प्लस उनकी हाइट इतनी ऊंची। अब आप सोचो इतने 1000 किलो का पत्थर कैसे उठेगा। हाँ, टॉप पे कैसे रखा जा रहा है। वहाँ पर ऐसे कोई गाइड वाइड थे जो बता रहे थे कि हाँ ये किसकी हिस्ट्री है, ये तो वो भी यही बताते हैं कि हाँ वो पूरा समझाते हैं आपको क्या हिस्ट्री है, बट कुछ गाइड बताते हैं कि ये एलियंस ने बनाए थे, कुछ गाइड्स बताते हैं कि उस टाइम के राजाओं ने बनाए थे और ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाए थे जो आज तक एग्जिस्ट नहीं करती। वो किसी को नहीं पता कि कैसे बनाए गए थे, इतने ऊंचाई तक पत्थर वो कैसे ले जाते थे, वो पत्थर आए कहाँ से, इतने टोड़े कहाँ से। तो जो हमने रैंडम वीडियोस में ही देखा है कि ये इतने भारी पत्थर हैं, परफेक्टली अलाइंड है, कैसे रखे, मतलब वो भी वही बात कर रहे हैं जो हम देख रहे हैं। सेम हाँ, अब मतलब अभी तक मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है इस चीज़ को लेके कि क्या हुआ कैसे हुआ। ज़्यादातर मेजोरिटी लोग एलियंस का ही नाम लेते हैं कि दूसरे ग्रह से एलियन आए थे, वो ऐसी टेक्नोलॉजी लाए जिनसे उन्होंने बनाया। और उनकी जो पिरामिड्स के टिप है वो कॉन्स्टेलेशन से एकदम परफेक्टली वो अलाइंड भी है, और एक दो चीज़ें हो रहा है कि पता नहीं अर्थ के सेंटर से भी कुछ ऐसा अलाइनमेंट है उस चीज़ का। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है कोइंसिडेंस हो, बट हो सकता है उस टाइम पे क्या था क्या नहीं था। भाई और ऐसी कौन सी कंट्री लगी, जैसे इजिप्ट की हिस्ट्री आपको इंटरेस्टिंग लगी काफ़ी, और ऐसे कोई देश हैं जो आपको लगे हो यार ये बहुत इंटरेस्टिंग कंट्री है? एज सच तो नहीं, मतलब हिस्ट्री वाइज तो नहीं लगी उनमें से, क्योंकि इजिप्ट की ही सबसे पुरानी वो है एक तरह से आप देखोगे। बट हाँ ईरान की वैसे मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, जो वहाँ का लैंडस्केप है या वहाँ का शहर है वहाँ के अलग अलग, उसमें अच्छा था। ईरान बढ़िया लगा? हाँ बढ़िया बिल्कुल। भाई और कुछ बताओ ना इंटरेस्टिंग किस्सा क्या ट्रैवल के टाइम होता है? आपके पॉडकास्ट में हॉरर कंटेंट मैंने काफ़ी देखा, मतलब तो जैसे कि मैंने बताया मैं भूत प्रेत में वैसे विश्वास नहीं रखता, बट एक एक्सपीरियंस हुआ था और मेरे साथ। तो हुआ क्या था, जैसे मैं और मेरा दोस्त गए थे लंदन ट्रिप में, बट एक मतलब आखिरी के कुछ 6-7 दिन नहीं बचे थे ट्रिप के लिए, उसका बर्थडे था, उसको जॉब ज्वाइन करनी थी, तो वो इंडिया वापस आ गया था। बट यूके में एक एरिया है वेल्स का वो एरिया मेरा बचा हुआ था, तो मैं वहाँ अकेला ट्रैवल कर रहा था। अब ये चीज़ें सबने सुनी है कि जिस जगह पे पॉपुलेशन कम होती है थोड़ा वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ का ज़्यादा रहता है, बट मेरे दिमाग में वहाँ पे कुछ नहीं चल रहा था ऐसा, क्योंकि इससे पहले मैंने ज़्यादा बस एक बार इजिप्ट में ही वो एक्सपीरियंस किया था और कुछ खास था नहीं कभी। तो वहाँ एक जगह है कार्डिफ करके, सिटी का नाम है, तो वहाँ पे मैंने एक एयरबीएनबी बुक करा, 2 BHK अपार्टमेंट था। एक तो वो शहर से बिल्कुल जंगल में, मतलब आसपास उसके 5-6 घर होंगे गिनती के, और उस 5-6 घर में मुझे नहीं लगता कोई रहता होगा,
मतलब एक लौता वो घर जहाँ पे मैं एयरबीएनबी के उसमें गया। मैं रात को 9 बजे पहुँचा और मैंने एक दिन के लिए रुकना था, मतलब अगला दिन रुकना था, अगली रात, और उससे अगले दिन निकल जाना था वहाँ से। तो उस रात तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ। अगले दिन सुबह सुबह का टाइम था, लगभग 4-5 बजे होंगे, तो कुछ अजीब सी फीलिंग हुई मुझे। मतलब एक वो होता है ना कि कुछ बॉडी को जकड़ रहा हो, जैसे उस टाइप का कि एक बेचैनी सी फील हो रही थी सोते सोते। तो मेरी नींद खुल गई वही 4:30-5 बजे के आसपास। मेरी जैसी आँख खुली, मतलब मैं बेड पे लेटा हुआ था और लाइट ऑन करके सो रहा था मैं, यहाँ से राइट साइड से कुछ चीज़ उड़ के लेफ़्ट साइड की दीवार की तरफ गई। मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ बड़ा सा चीज़ थी ब्लैक कलर की, वो राइट टू लेफ़्ट होके निकली। अब मुझे फट गई मेरी बहुत बुरी वाली, मतलब डर तो लगा ऑब्वियसली, बट अभी मैं जो सोचता हूँ मुझे लगता है कि वो चीज़ वो हो सकती है। कभी आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि जब आप एकदम से कच्ची नींद में उठते हो या फिर आपकी आंखें बंद है लेकिन आप उठ चुके हो, तो आपको कुछ ब्लैक ब्लैक सा अंदर ही अंदर उड़ता हुआ दिखता है? भाई कभी हुआ नहीं यार। हुआ है आपके साथ इससे पहले हुआ है? इससे पहले नहीं हुआ कभी ब्लैक बट हाँ छोटे छोटे पार्टिकल दिखते हैं ना, हाँ। बट मुझे ऐसा फील हुआ और मैं नींद में नहीं था, मैं होश में था उस टाइम पे, कि एक प्रॉपर बड़ी सी चीज़ कुछ ब्लैक कलर की राइट से लेफ्ट की दीवार पे उड़ के गई जैसे। अब वो क्या था, मेरा मन का वहम था, मुझे नहीं समझ आया। बट उसके अगले 2 दिन मैं उस घर से बाहर नहीं निकल पाया, पता नहीं क्यों। मैंने एक दिन एक्सटेंड कर लिया, मैं सिटी घूमने भी नहीं गया, मैं पड़ा रहा वहाँ 2 दिन सिर्फ, कि यहीं रहूंगा। और उस टाइम मुझे फील भी नहीं हो रहा कि क्यों। और आप कुछ खा पी रहे थे रूटीन घर पे बना के, मैंने ना बाहर गया खाने, ना मैं नीचे गाड़ी के पास गया, मैं ऊपर खिड़की से बस देख रहा हूँ बाहर। और 2 दिन मैं वहाँ स्टे कर गया, मुझे खुद नहीं पता चला क्यों कर गया मैं। और मैं जब उस शहर से निकला और यूके लंदन पहुँचा अपनी दीदी के घर, मैं तब सोच रहा कि मैं कर क्या रहा था 2 दिन वहाँ पे। मतलब मुझे तो ना वहाँ रुकना था, मैं तो बस एक दिन घूमने आया था और वो भी नहीं घूमा मैं सिटी में, और एक दिन एक्सटेंड भी करवा दिया। मैंने बाकायदा ओनर को मैसेज किया कि मैं एक दिन और रुक रहा हूँ, एक्स्ट्रा पैसे भी दिए उस चीज़ के, पता नहीं क्यों दिए, मेरा दिमाग में क्या चल मतलब रहा था, अपने होश में नहीं दिया, ऐसा पता नहीं। हाँ, ये मुझे बाद में फील हुआ कि मैंने करा क्यों, ये करा तो सही बट क्यों करा। बट जिस टाइम आप जैसे खाना बना रहे हो, खा रहे हो, अवेयर थे? डर लग रहा था मुझे, पता नहीं क्यों, बहुत डर लग रहा था। मतलब मुझे बार बार आपके साथ ऐसी फीलिंग होती है कि आप रात को पानी पीने उठे, आपको लगता है कोई दरवाजे के वहाँ देख रहा है, कोई गेट खुल रहा है। अब भले ही वहाँ कुछ हो भी ना, बट मुझे अंदर से लग रहा था। और मैं 2 दिन रुका क्यों, वो मुझे आज तक नहीं पता। भाई ये उल्टा हुआ है आपके साथ, अक्सर लोग को डर लगता है वो भागते हैं, आप भाई रुक गए भाई, डर तो लगा। चले ही जाना चाहिए था भाई। मतलब वहाँ से 5 किलोमीटर दूर सिटी सेंटर था, 3-4 टूरिस्ट अट्रैक्शन थी जो मुझे घूमनी थी, मैं वो भी नहीं घूमा। मैं 2 दिन वहीं पे ही पड़ा रहा लिटरली। और आपकी तबीयत भी सब खराब? सही, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया एकदम सब कुछ। वाह, पता ये नहीं, कैसा नहीं समझ होता है आया जो मुझे। रोकना चाह रहा है जो यहाँ रह रहा है। भाई निकल गए तीसरे दिन, ये भी सही हुआ। भाई यार पता चला निकल ही नहीं पा रहे हो भाई, फंस गए उसी फिर तो ओनर आता है, ओनर ही बताता है। सही बात है भाई। अच्छा, पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आजकल ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपको देखकर बहुत सारे लोग गाड़ी से भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप कुछ टिप्स उन्हें दो कि जो लोग गाड़ी से ट्रैवल करना चाह रहे हैं क्या मस्ट होता है, जैसे आपने अपनी जर्नी में सीखा होगा या गलतियाँ करके सीखा, तो मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस से थोड़ा बताओ। देखो 2 चीज़ मैं बताता हूँ इसमें कि मेन है। सबसे पहले तो मैंने अपने चैनल पे इंडियन बैकपैकर में सब कुछ एक सीरीज़ बना रखी है। मतलब 100 दिन ट्रैवल किया तो 110 वीडियोस मिल जाएगी, जिसमें वीज़ा भी है, गाड़ी भी है, डॉक्यूमेंट्स भी है, सब कुछ बताए हुए डिटेल में। मतलब मेरा कंटेंट वो नहीं है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मैं वो दिखा रहा हूँ, मैं इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाता हूँ कि आपको इस कंट्री से इस कंट्री जाना है तो क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, तो वो चैनल पे तो मिल ही जाएगा। बट शॉर्ट में 2 टिप्स देना चाहता हूँ। सबसे पहला तो जो सबसे मेन टास्क होता है वो होता है वीज़ाज़ की डेट मैच करना। मान लो आप ईरान जा रहे हो, ठीक है, आपने को मन किया कि मैं 10 दिन एक्स्ट्रा रुक जाता हूँ ईरान, बट अगला वीज़ा तो एक्सपायर हो जाएगा ना, फिर अगले वीज़ा के एंट्री कैसे लोगे। तो ये सारी कंट्रीज़ की डेट्स मैच करवा के वीज़ा लेना, अप्रूवल लेना, उतने दिन का लेना, वो सबसे बड़ा टास्क है जिसमें लगभग 6 से 7 महीने निकल जाते हैं। तो वो चीज़ अपनी स्ट्रॉन्ग रखना, बस ऐसे मत सोचना कि यार मेरे को तो वीज़ा मिल ही जाएगा या जो भी हो 2 दिन एक्स्ट्रा भी। वीज़ा नॉर्मल वीज़ा की तरह नहीं होता, पर्टिकुलर डेज के लिए होता है। हाँ, डेज के लिए होता है। जैसे मैंने यूके, आपने यूरोप वीज़ा लिया तो उसमें पूछा होगा ना इटनरी कितने दिन की है, कहाँ और कितने दिन का मिला था आपको? 3 महीने का मिला। 3 महीने का दे दिया था, स्टे 3 महीने का दे दिया था। हाँ 3 महीने मल्टीपल एंट्री मिली जी मुझे मल्टीपल तो मिला, बट मैंने ना 72 डेज़ का अप्लाई किया, दिया 30 दिन सिर्फ। अच्छा, तो हमारा वो आधा प्लान, मतलब 35 कंट्रीज़ करनी थी यूरोप की, वो 19 पे हो गई, तो हम घूम ही नहीं पाए। तो ये बहुत लफड़े होते हैं कि एंड मोमेंट पे वीज़ाज़ की दिक्कत आती है। तो सबसे पहले तो इसका ध्यान रखना।
दूसरा, इंटरनेट पे रिसर्च करके जाना कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती है जहाँ पे आपका कार नेट वैलिड नहीं है, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेंगे। जैसे चाइना है, अब मान लो आपको नहीं पता, वहाँ पे गाइड की ज़रूरत है, आप तो मुँह उठा के चले जाओगे चाइना बॉर्डर पे, वो भगा देंगे आपको कि वो तो कहेंगे 1 महीने पहले अपनी गाइड की बुकिंग करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, तब जाना होता है। अब जिस टाइम पे मुझे जाना था उस टाइम पे यूट्यूब पे कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं थी, तो मैंने तो क्वेरा पे गूगल पे ही दूसरे ट्रैवलर्स के एक्सपीरियंसेस पढ़ के 1 साल रिसर्च करके तब पूरा प्लान करा। बट अगर अब कोई इंडिया टू लंदन जाना चाहता है या इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, अगर वो मेरी वीडियोस देख लेता है तो मतलब एक इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो छूट जाएगी उससे, तो सब कुछ उसको यूट्यूब पे मिल जाएगा। बस यही मेन। भाई ये बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो भाई जनता से दरख्वास्त है, जो लोग भी ट्रैवल जंकीज़ है, ट्रैवल के शौकीन है और आप कोई ऐसी कंट्री जाना चाहते हो जो भाई ने कवर करी है बाय रोड या बाय एयर भी, तो भाई के चैनल पे आप जा सकते हो, यहाँ गोल बटन आ रहा है, आप जाकर सारा कंटेंट चेकआउट करिए और टाइटल थंबनेल देख के आपको समझ आ ही जाएगा कौन सी वीडियो में क्या बात चल रही है। और भाई को प्यार दो, सपोर्ट करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो कंट्रीज़ घूमें और हमारे पॉडकास्ट पे भी आके दोबारा वो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएँ। और हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही मज़ेदार पॉडकास्ट में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पॉडकास्ट को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और जल्दी से ट्रिप का प्लान बनाओ और घूम के आओ कहीं, है ना भाई? बिल्कुल, बाय रोड करो, ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो हम भी ये एक्सप्लोर करते हैं भाई। हाँ, मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाना, नेपाल भूटान ही चले जाओ, वो तो ईजी है बाय रोड जाना, पर अपनी गाड़ी से घूमने के अलग ही मज़े हैं। सही है, जाएंगे तो ऐसे तगड़ी जगह जाएंगे, चलो उसी में मजा है। सही है, चलो मिलते हैं ओके जी, चलो जी, बाय बाय। बाय बाय।